सो हेलो गाइस, टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू सीरीज जो कि रहेगी फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, कंपनीज, सेक्टर्स, इंडस्ट्री कि हमें क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक कंपनी में क्या क्या इन डेप्थ जाकर चेक कर सकते हैं ताकि हमारी जो इन्वेस्टिंग हो वो सिर्फ पैसों के लिए ना हो, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, ताकि हम भी अपने स्टॉक्स को, अपनी कंपनीज को होल्ड कर सके उस लंबे टाइम तक, जस्ट बिकॉज कि हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाया था बेस्ड ऑन दिस डेटा, बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स। हम लोग आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे जो आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रहेंगी। ऑल्दो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पेड देते हैं कि ये चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा, बट यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी। You just need to watch this series, learn practically and do it practically। आपको अपने आप एट द एंड, इस सीरीज़ के एंड में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इस कंपनी में मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। वो सारे डिसीजंस आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी मैं आपको वो सारी लर्निंग्स दे सकता हूँ। बस आपको वो बेसिक्स टू एडवांस जो हम आपको लर्निंग्स देंगे, आपको साथ के साथ पढ़ना है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है और आपको खुद से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे कंसिडर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर कोई करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हर कोई करता है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो कोई भी नहीं बताता। मैक्सिमम लोग बताते हैं लेकिन वो पेड होता है या फिर आपको बहुत ही लिमिटेड नॉलेज देंगे, लेकिन हम इस सीरीज़ में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो सारी चीज़ें बता देंगे जो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए हेल्प करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी न्यू सीरीज़। हमारी पहली सीरीज़ का पहला टॉपिक अब से स्टार्ट होगा, लेकिन हम स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल है जो कि आपको एक टॉपिक में इंटरेस्ट लाएगा। बिकॉज इन्वेस्टिंग ना बहुत ही बोरिंग हो जाता है एक टाइम के बाद, जब हम बहुत सारे चार्ट्स और ग्राफ नंबर्स देखते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल्स के साथ ट्राई करेंगे कि आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज माई नेम इज़ अक्षय, ठीक है, मेरा नेम है अक्षय एंड मेरे पास है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, मेरे पास है 1,00,000 रुपीज़ एंड मुझे इसको 1,00,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करना है किसमें, स्टॉक मार्केट में। ऑल्दो एक चीज़ मैं आपको क्लेम करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक सजेस्ट नहीं करूँगा, ना मैं आपको ये कहूँगा कि ये स्टॉक आप पिक कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस। मैं सिर्फ आपको फैक्टर्स बताऊँगा जो आप इन्वेस्टिंग के दौरान कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सारे आपके होंगे, मेरा एक भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं रहेगा इसमें। ना मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको बस इतना बताऊँगा कि क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग, ताकि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े और आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ एक अक्षय जिसके पास है 1,00,000 रुपीज़ और मुझे इन्वेस्ट करना है इन पैसों को स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, अराउंड 1,00,000 शेयर्स हैं। 1,00,000 शेयर्स मतलब 1,00,000 कंपनीज हैं, राइट। 1,00,000 शेयर्स मतलब 1,00,000 कंपनीज हैं, मोर देन 1,00,000 कंपनीज होंगी मार्केट में, कंपनीज हैं, बट उसमें से कौन सी वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपनी है वो मुझे अब फाइंड करना है, ठीक है। ये सही है एग्जाम, और हम लोग इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरा एग्जाम्पल क्या है, मेरा एग्जाम्पल है कि हम लोग मेरा नाम है अक्षय और मुझे 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक मार्केट में। मेरे पास लाख कंपनीज हैं, ये लाख भी क्या, मेरे पास 1,00,000 प्लस कंपनीज हैं मार्केट में, मोर देन 1,00,000 कंपनीज हैं। बट मुझे चेक करना है कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक कौन सा है, वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपनी कौन सी है जो मेरे इन्वेस्टमेंट को डुबाए ना। ऑल्दो कुछ भी फैक्टर्स की वजह से मार्केट में कुछ भी पैनिक आने की वजह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे चेक करना है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपनीज कौन सी हैं, वो मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसी नॉलेज नहीं है। अब वो नॉलेज चेक करने के लिए हम आए हैं चार्टिंग इंडिया।
अब हम आए हैं चार्टिंग इंडिया के पास। चार्टिंग इंडिया एक यूट्यूब चैनल है जो कि बताता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करते दौरान आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। कंसिडरेशंस बिफोर इन्वेस्टिंग। आई होप ये कलर आपको विजिबल होगा, वरना हम इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, सो चार्टिंग इंडिया एक यूट्यूब चैनल है जो पढ़ाएगा मुझे कि कंसिडरेशन क्या क्या करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट with the factors, with the learnings, with all the factors कि हमें स्टार्टिंग से लेके बेसिक से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आपको इस सीरीज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ कंपनी की लिक्विडिटी। कंपनी की लिक्विडिटी। अब ये कंपनी की लिक्विडिटी है क्या? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दो। लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। लिक्विडिटी का बेसिक मीनिंग पता क्या होता है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या, शॉर्ट टर्म है क्या? शॉर्ट टर्म मतलब आप क्या समझते हो? छोटा टाइम। बट कंपनीज के केस में लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब होता है छोटा टाइम। लेस देन 1 ईयर को कंपनी के टर्म्स में हम देखते हैं तो उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। एक साल के दौरान जो जो एक्टिविटीज़ कंपनी करेगी उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़। और लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ को चेक करना, ठीक है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर कि मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे पहला फैक्टर क्या चेक करना है? कंपनी में लिक्विडिटी कितनी है, राइट। कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है? चलिए, मैंने चेक कर लिया कंपनी की लिक्विडिटी है, ओके। दूसरा पॉइंट आता है, मुझे चेक करना है कंपनी में सॉल्वेंसी कैसी है। अब सॉल्वेंसी क्या होता है? अगेन, लिक्विडिटी मतलब है शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज, सॉल्वेंसी का मतलब है लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज। लॉन्ग टर्म में कंपनी, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है? मतलब अभी हम आगे समझेंगे ये सारी चीज़ें। पहले हम चेक कर लेते हैं, मोर देन 1 ईयर को हम कहते हैं सॉल्वेंसी चेक करना। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पा रही है तो वो सॉल्वेंट है। मतलब अगर वो 1 साल से बाद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब अगर वो मैनेज कर पा रही है सही से, तो हम कहेंगे कंपनी सॉल्वेंट है। कंपनी क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। हमने ये भी चेक कर लिया। फिर हम चेक करेंगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या है? कंपनी प्रॉफिट्स कितने अर्न कर रही है, प्रॉफिट्स अर्निंग। रिटर्न्स जिसे हम कहते हैं, कंपनी मुनाफा कमाएगी तो ही तो फायदा देगी। अब वही हम इसमें चेक करते हैं कि क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है, मतलब क्या कंपनी रिटर्न्स कमा रही है। रिटर्न्स कि कंपनी नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रही है। हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने कमा रही है, ये हम पढ़ेंगे। ये मैं आपको सारे एजेंडाज बता रहा हूँ जो जो हम कंसिडर करने वाले आने वाले टाइम में, ठीक है। ठीक है, तो मैं कंपनी की चेक करूँगा प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। कंपनी रिटर्न्स कमाएगी तभी तो आपको फ़ायदा देगी। अगर कंपनी लॉस में होगी तो कैसे फ़ायदा देगी? अब यही चीज़ें हमें चेक करनी है। फोर्थ, हम कंपनी की चेक करते हैं रेवेन्यू स्ट्रक्चर, रेवेन्यू मैट्रिक्स हम कह देते हैं। रेवेन्यू मैट्रिक्स का मतलब होता है रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कंपनी, क्या कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये हम चेक करते हैं ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट का मतलब होता है जो पैसा कमाने के बाद बचाया जाता है। रेवेन्यू का मतलब होता है पहले पैसा कमाएगी, क्या कंपनी पैसा कमा पा रही है, और अगर वो कमा पा रही है तो क्या वो बचा पा रही है। ये दोनों चीज़ें हम चेक करते हैं। लेकिन सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी इसमें, एक्सपेंसेस का स्ट्रक्चर। क्यों हम एक्सपेंसेस देखें, कंपनी के खर्चे क्यों देखें? कंपनी के खर्चे इसलिए देखे जाते हैं
ताकि हमें पता चल जाए कि कंपनी क्या एक्सपेंसेस को मैनेज सही कर पा रही है। मतलब कंपनी खर्चा तो कर रही है, लेकिन क्या वो मैनेजमेंट कर रही है उस खर्चों का। कंपनी पैसा कमा रही है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, लेकिन खर्चा वो मैनेज ही नहीं कर रही, तो फिर वो कंपनी गलत है। तो हम ये चीज़ें चेक करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट, कि कंपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS जो होता है कॉग्स, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसे कंपनी लागत कहती है। कंपनी मतलब जब पैसा कमाती है तो वो कुछ लगाएगी तभी तो कमाएगी। अगर वो गुड्स बनाएगी नहीं, उसे बेचेगी ही नहीं, बनाएगी नहीं तो बेचेगी नहीं, बेचेगी नहीं तो कमाएगी नहीं। तो इसलिए कंपनी जो लागत लगाती है कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो कैसे मैनेज कर रही है। कंपनी के एक्सपेंसेस, जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या फिर सैलरीज कैसे दे रही है, डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना है, फाइनेंस कॉस्ट कैसी है। कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस को भी हमें देखना है कि कंपनी पे टैक्स कितना लगता है। टैक्स वो खर्चा है जो कंपनी को प्रॉफिट से पहले देना पड़ता है। प्रॉफिट तो बाद में बचता है कंपनी के पास, पहले उसको टैक्स भी भरना पड़ता है, और टैक्स एक खर्चा है कंपनी के लिए। तो इसलिए वो कैसे मैनेज कर पा रही है इन सारे खर्चों को, ये भी हमें देखना है। कंपनी रेवेन्यू कमा रही है, प्रॉफिट्स कमा रही है, लेकिन एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर रही, तो वो गलत है। ठीक है, फिर आते हैं कंपनी के, हम लोग देखते हैं कैश फ्लो मैट्रिक्स। कैश फ्लो मैट्रिक्स, कंपनी का कैश फ्लो मैट्रिक्स का मतलब क्या है। बेसिकली कंपनी के कैश फ्लो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपको ये बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों एक साथ मिलती हैं। तो कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना पैसा कमा रही है, कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज कर रही है, और कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज कर रही है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ मिलता है, कैसे हमें उठाना पड़ता है, क्या क्या डेटा इसमें से ज़रूरी चाहिए और क्या क्या हमें नहीं चाहिए, ये हम देखते हैं। तो कंपनी की कैश फ्लो मैट्रिक्स हम चेक करते हैं, जिसमें कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को हम चेक करते हैं। 7th पॉइंट आता है, हम कंपनी का क्या चेक करेंगे, कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना है। फ्री कैश कैसे पता चलता है, वो भी हम इसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, लेकिन फ्री कैश का मतलब होता है कि आफ्टर कैपेक्स जितना कैश बच गया, आफ्टर कैपेक्स। अभी कैपेक्स क्या है, सो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक कैपेक्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है जब आप परचेज करते हो किसी भी प्रॉपर्टी को, प्लांट को, या फिर किसी भी इक्विपमेंट को। कैपेक्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी कंपनी के परचेज करते हो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, वो माइनस कैपेक्स मतलब होता है नेट कैपेक्स, आफ्टर नेट कैपेक्स, राइट। कैपेक्स का मतलब खाली पता क्या है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन जब इधर लग जाता है नेट कैपेक्स, इसका मतलब है कि कंपनी ने परचेज तो कर लिया, अब हम चेक करेंगे कंपनी ने सेल कितना करा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट उसके पास पहले भी पड़े थे, अब वो कुछ सेल कर रही है। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, कंपनी के परचेज कितना किया, उसमें से सेल कितना करा उस पर्टिकुलर ईयर में, उसे हम कहते हैं नेट कैपेक्स। तो कंपनी के पास फ्री कैश कितना बच जाता है आफ्टर नेट कैपेक्स, वो हम देखते हैं। ओके जी, फिर हम और क्या देखते हैं, कंपनी डिविडेंड कितना पे कर रही है ईयर ऑन ईयर। डिविडेंड पेड, ये हमें मिलता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में मिलता है, लेकिन बैलेंस शीट के भी इक्विटी स्ट्रक्चर में, इक्विटी स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगा वो। और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मिलता है। डिविडेंड पेड, राइट। तो डिविडेंड कैसे पे कर रही है, क्या कंपनी डिविडेंड पे कर रही है ईयर ऑन ईयर, तो हम ये दो जगह से देखते हैं। 9th पॉइंट आता है कि क्या कंपनी उसके जो कैपेक्स हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदने और बेचने का जो नेट अमाउंट बचता है, और डेप्रिसिएशन का कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी पे डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना आ रहा है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन,
इसका भी हम मीनिंग समझेंगे आने वाले टाइम में, कि अभी हम जस्ट ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि हमें क्या क्या एजेंडा है हमारा, कि क्या क्या हमें कवर करना है आने वाले टाइम में। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का डिफ्रेंसिएशन पता चल जाएगा आपको, राइट, ताकि आपको थोड़ा सा मीनिंग पढ़ते टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। और इसमें आने वाले टाइम में हम इसमें सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि क्या क्या हमें करना है इसमें। सो कैपेक्स और डेप्रिसिएशन का एक स्ट्रक्चर देखा जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या पैसा जो इन्वेस्ट कर रही है उसके मुकाबले में उस पर खर्चा कितना आ रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपके जो एसेट्स हैं ना उसकी वैल्यू कम कर देता है। ईयर ऑन ईयर आप जैसे कोई कार लेते हो तो कार की वैल्यू कम होनी ही होनी है। आज आप 10 लाख की कार ले रहे हो तो 5 साल बाद वो 5 लाख की रह जाती है। तो हर साल जो उसकी वैल्यू घट रही है ना उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन भी एसेट की वैल्यू घटाता है, बस दोनों में फ़र्क ये है कि डेप्रिसिएशन ऐसे वैल्यूज ऐसे एसेट्स की वैल्यू गिराता है जो टच कर सकते हो। बिल्डिंग को आप टच कर सकते हो बट बिल्डिंग की वैल्यू गिरती नहीं है जनरली। प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड प्लांट्स को आप टच कर सकते हो। प्लांट्स मतलब होते हैं जो मशीनरीज होती हैं, मशीनरी जो होती है, मशीनरी आज 5 लाख की लेके आए, कल वो 2.5 लाख की हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। तो 5 से 2.5 लाख रुपए का जो सफ़र था वो होता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स मतलब जो मशीनरी है उसको मैं टच कर सकता हूँ। लेकिन अमोर्टाइजेशन ऐसे एसेट्स पे लगता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे गुडविल, मेरी बिजनेस की गुडविल है तो गुडविल की वैल्यूएशन आप चेक कर सकते हो बुक्स में, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि गुडविल क्या होती है? बेसिकली आपने मार्केट में वैल्यू कितनी बनाई, आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, आपकी पहचान कितनी है। गुडविल का मतलब होता है पहचान। तो अगर आपकी गुडविल घट रही है ना, ईयर ऑन ईयर गुडविल अगर आपकी घट रही है तो ये हम चेक करते हैं अमोर्टाइजेशन में। अमोर्टाइजेशन आपको बताता है कि आपकी गुडविल डिक्रीज कितनी हो रही है ईयर, राइट। और डेप्रिसिएशन आपको बताता है कि आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है लेकिन हम उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होता है डेप्रिसिएशन। ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू गिर रही है लेकिन हम उसे ना टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ओके जी, ये भी आ गया। फिर हम आते हैं 10th पॉइंट पे, हम कंपनी का चेक करेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है पी रेशो, पीबी रेशो एंड पीएस रेशो। अब ये सब चीज़ें क्या है? वैल्यूएशन ये बताता है कि आपके स्टॉक प्राइस के मुकाबले आपकी अर्निंग्स को कैसे वैल्यू मिल रहा है। मतलब कि आप जो अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर दिखा रहे हो, अपनी बुक्स में जो आप अर्निंग पर शेयर दिखा रहे हो, उसके मुकाबले आपका स्टॉक प्राइस कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। आप जो अपनी बुक वैल्यू, आपके बुक वैल्यूज़ जो हैं उसके मुकाबले शेयर प्राइस कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, और आपकी जो सेल्स हैं उसके मुकाबले शेयर प्राइस कैसा इम्पैक्ट दिखा रहा है। ये तीनों चीज़ें हम कंपेयर करते हैं। पी मतलब होता है प्राइस, स्टॉक प्राइस हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है पी रेशो क्या है, मतलब आपके स्टॉक प्राइस के मुकाबले अर्निंग पर शेयर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, आपके बुक वैल्यू के मुकाबले स्टॉक प्राइस कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, और आपकी सेल्स के मुकाबले पीएस रेशो का मतलब होता है प्राइस टू सेल्स रेशो, कि आपकी जो सेल्स है, बिजनेस की जो टोटल रेवेन्यू है उसके मुकाबले आपके प्राइस को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो हम उससे कंपेयर करते हैं। फिर हम करते हैं कंपनी का मार्केट कैप चेक। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली बताता है कि ओवरऑल मार्केट में कितना उसको वैल्यू कर रही है, कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे, एंड कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स उसके पास हैं और कितना पैसा है उसके पास। उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। हम जनरली सुनते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, इसका इतना है। तो ये मार्केट कैप बेसिकली क्या होता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, टोटल सम ऑफ मनी, उसके पास पैसा कितना है, मतलब कि कितना पैसा है कि वो एक अपना मार्केट कैप जोड़ सकते हैं। मार्केट कैप का एक फॉर्मूला होता है कि जो भी शेयर प्राइस चल रहा हो ना मार्केट का, उसको हम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं ना, नंबर जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स हम क्या कहते हैं, शेयर ले लिया मैंने, एक शेयर ले लिया, तो करंट स्टॉक प्राइस इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मार्केट कैप आ जाता है। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप चेक करने का यही फॉर्मूला है।
अब सिर्फ यही सब चीज़ें चेक करनी होती है? नहीं, हमें कंपनी का चेक करना चाहिए शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक्स है, एफआईआईस के पास कितना है, डीआईआईस के पास कितना है, और अदर्स मतलब पब्लिक गवर्नमेंट उनके पास कितना है। तो ये शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जर्नली ये माना जाता है कि 45 से 50% अगर किसी प्रमोटर के पास, किसी भी कंपनी के प्रमोटर के पास 45 से 50% स्टेक्स होने चाहिए, तब हम मानते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमारी एक वैल्यू इन्वेस्ट है। ऑल्दो सिर्फ ये सोल डिसीजन नहीं होता कि सिर्फ इतने से काम बन जाएगा, लेकिन अगर किसी प्रमोटर के पास इतना स्टेक्स हैं तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, बिकॉज उसमें प्रमोटर का स्किन इन द गेम, राइट। अब आते हैं हम 13 पॉइंट पे। 13 पॉइंट क्या कहता है हमें? 13 पॉइंट ये आपको कहेगा कंपनी का कंटीजेंट लाइबिलिटीज कैसी है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज, कंटीजेंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ, कंटीजेंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है फ्यूचर डेट ऑब्लिगेशंस। फ्यूचर डेट ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में उसको ऐसे कौन कौन से खर्चे मैनेज करने हैं। मतलब अभी उस पर वो लाइबिलिटी है, लेकिन आने वाले टाइम में पॉसिबल लाइबिलिटीज़ और कौन सी हो सकती है। उसके पास ऑलरेडी लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ उसके पास हो सकती हैं वो हम चेक करते हैं। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। 14 हम पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस कर रहा है रिलेटेड पार्टीज के साथ। अब ये रिलेटेड पार्टीज कौन कौन से हैं, जिसमें आते हैं KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सनल्स, अदर पर्सोनल्स आते हैं इसमें से। इसमें आपकी और एक्टिविटीज़ आती हैं लाइक सेल्स एक्टिविटीज़, परचेज एक्टिविटीज़, राइट, आपकी परचेज एक्टिविटीज़ आ जाती है। इंटरेस्ट रिसीव कितना हो रहा है एंड पे कितना हो रहा है, वो सब आ जाता है। डिविडेंड का फ्लो कैसा हो रहा है यहाँ पे, या फिर आप सैलरीज जो दे रहे हो वो कितनी दे रहे हो, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मतलब आप के मैनेजरियल पर्सोनल्स और अदर पर्सोनल्स के पास कैसे पेमेंट कर रहे हो, कैसी उसके साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके अलावा भी हमें कुछ चेक करना होता है। यस, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है, लेकिन एक लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है मैनेजमेंट बोर्ड, मतलब कि उसके जो डायरेक्टर्स हैं। अब ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आ जाता है। अभी तक हम ये जो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डेटा में आता है, लेकिन ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी फाइनेंशियल आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चेक करते हैं कंपनी का डायरेक्टर्स, कंपनी का बोर्ड, मतलब क्या ये ईयर ऑन ईयर प्रमोशंस हैं, या फिर कंपनी के जो बोर्ड है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो लीव कर रहे हैं। ये हमें बहुत चेक करना ज़रूरी है। मतलब कि हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज मेरी कंपनी में आया, मान लेते हैं कि ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसमें मैंने एक A डायरेक्टर को हायर किया, अब वो मेरी कंपनी के साथ सिर्फ 1 साल रहा, फिर मेरे को B हायर करना पड़ा, वो भी 1 साल रहा, फिर मैंने C को हायर करा, वो रहा 2 साल। तो इसका मतलब अगर हम देख पा रहे हैं तो हर साल मुझे हायरिंग करनी पड़ रही है। हर साल मुझे अगर हायरिंग करनी पड़ रही है, इसका मतलब सबसे पहली चीज़ तो यही दिखाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट फ्लो अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ के डायरेक्टर्स इनको लीव करके जा रहे हैं। जर्नली जो डायरेक्टर्स होने चाहिए वो 5 से 10 साल ऐसा रहना चाहिए, जर्नली ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि वो उनकी स्किन इन द गेम आ जाता है, उस बिज़नेस को वो समझते हैं और उस बिज़नेस में वो मास्टरी करना चाहते हैं। इसलिए वो मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है कंपनी का, क्योंकि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अगर वो लीव करते जाएंगे ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का मैनेजमेंट फ्लो बिगड़ जाएगा, राइट। और एक लास्ट पॉइंट एक और होता है जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं, वो होती है क्रेडिट रिपोर्टिंग। क्रेडिट रिपोर्टिंग होती है बेसिकली कंपनी के क्रेडिट को
टर्म्स में उनको स्टार दिए जाते हैं, उनको रेटिंग दी जाती है कि क्या वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, ये भी हम इसमें चेक करते हैं। और एक और पॉइंट्स भी आते हैं जैसे कि अदर रिजर्व्स कैसे हैं, वो भी हम देखेंगे। कंपनी के अदर रिजर्व्स को देख लिया, कंपनी का ईपीएस को देख लिया, कंपनी के एक्सपेंसेस के ब्रेकअप्स को अंडरस्टैंड कर लिया। एक्सपेंसेस के ब्रेकअप में भी एक बहुत डिटेल्ड होता है। जो एक्सपेंसेस के ब्रेकअप होते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स होती है, तो वो भी आपको मिल सकता है। कंपनी का आप इनसाइड कैश फ्लो मैट्रिक्स में भी इनसाइड जा सकते हो, कैश फ्लो मैट्रिक्स में इनसाइड डिटेल ले सकते हो कि उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर आपको चाहिए, जैसे अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड पेड आपको फाइनेंस कॉस्ट देखनी है तो आपको उसमें मिल जाएंगी। या फिर आपको देखना है कि कंपनी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसी है, या फिर वो डिविडेंड कितना रिसीव कर रही है, ये भी आप चेक कर सकते हो। ईयर ऑन ईयर डिविडेंड रिसीव कितना कर रही है, उसकी अदर इनकम कैसी हो रही है, ये आप चेक कर सकते हो। बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मेरे हिसाब से हैं वो यही हैं। और आपको इन सब में बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, आप चेक कर सकते हो इन सबको। मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा, आपके साथ मैं एक बार स्ट्रक्चर मॉडल शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली हम आने वाले टाइम में सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी कैसे चेक करते हैं, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो मैट्रिक्स, वैल्यूएशन। बट उसके लिए आपको इस सीरीज़ में बने रहना पड़ेगा, आपको इस सीरीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखनी पड़ेगी। और मैं आपके साथ वो डिटेल डेटा शेयर करूँगा कि मैं कैसे एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकता हूँ और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक पिक कर सकता हूँ। थैंक यू।